आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन पोलो के बारे में। ऑपरेशन पोलो क्या था, क्यों इसको अंजाम दिया गया। हैदराबाद की जो रियासत थी, जो हैदराबाद का निज़ाम था वीर उस्मान अली खान, वो इतना ज़िद पे अड़ गया था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे चाहे जो हो जाए। तो इस वजह से काफ़ी पहले तो सरदार पटेल ने समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट तक माना नहीं। तो थक हार के सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो को लॉन्च करके बुलाना ही पड़ा। हालांकि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू, एलवीना, लॉर्ड माउंटबेटन, ये लोग कोई नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में कोई मिलिट्री का हस्तक्षेप हो। क्यों? क्योंकि अगर सबको ये रहता था कि अगर यहाँ पे अगर कोई मिलिट्री का हस्तक्षेप हुआ तो बस यहाँ पे तो फिर ये हो जाएगा, यूएन फिर पाकिस्तान हमला करेगा, या तो फिर है ना यूएन में फिर कुछ है ना इसके बारे में बातचीत होगी, या कोई इंटरनेशनली कहीं मामला फंस जाएगा। लेकिन सरदार पटेल ऐसा ये सब नहीं सोचते थे ऐसी चीज़ों में। सरदार पटेल का ऐसा था कि एक बार समझा देते थे, पहले समझाते थे, फिर उसके बाद कोई नहीं मानता था तो फिर एक्शन लेते थे वो। ऐसे करके होता था। तो ये क्या था ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद की आखिर क्या समस्या थी, तो इस बारे में अपन आज पूरा बात करेंगे कि ये एक्चुअल में था क्या। अब देखिए, कल ही मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाया था। सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो अब जैसे हैदराबाद जो था ना, बहुत शुरू से ये ना एक अलग अलग बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। जैसे हैदराबाद जैसे तेलंगाना की आज कैपिटल है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, लेकिन हैदराबाद पहले एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। तो हैदराबाद जैसी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी ना, और ये सब राजाओं के अंडर में काम करते थे। जब प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पे राजाओं का, राजकुमारों का, इन सब का राज चलता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐसे जहाँ पे जो ब्रिटिश राज्य थे ना, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, उनकी हालत तो फिर भी ठीक थी। वो तो फिर भी चलो ठीक है, ब्रिटिश राज के अंडर थे लोग, उसके अधीन थे, तो फिर भी थोड़ा बहुत कैसे तैसे करके ब्रिटिशर्स चला रहे थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या और भी स्टेट्स थे, वो इसके उनकी हालत बहुत ख़राब रहती थी। प्रिंसली स्टेट्स जो होते थे, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की हालत इसलिए ख़राब होती थी क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता था। उनके राजाओं को अपनी शान और शौकत से के अलावा, अपने महल से, अपने पैसों से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उनका ऐसा था भाड़ में जाए जनता, उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसा चला रहे जनता को वैसे करके चलाना ही पड़ेगा। ये सब बातें होती थी। तो अब क्या हुआ था कि अब जैसे 1857 ईस्वी में भी बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये वो ऐसे करके शुरू में भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए ब्रिटिश के खिलाफ, अलग अलग विद्रोह हो गए हर जगह। हैदराबाद इसमें से कहीं पे भी साथ में नहीं आया, कहीं पे भी, किसी भी एंगल से कहीं पे भी हैदराबाद ने साथ नहीं दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, साल 1947 में, अब ये ध्यान से सुनिएगा, साल 1947 में जब माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून को, तो माउंटबेटन प्लान में तो ये बोला जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। फिर ऐसे करके बंटवारे की बात हो जाती है, और उसके बाद देश को बंटवारा होने की बात हो जाती है। फिर उसके बाद बोल दिया जाता है कि 15 अगस्त को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसमें क्या किया कि अब देखिए, जाते समय ब्रिटिशर्स ने जैसे 3 ऑप्शन दे दिए हर प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट जो भी थे उनको क्या बोला, या तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए, या तो वो इंडिया के साथ मिल जाए, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। ऐसे करके उनको 3 ऑप्शन दे दिए गए। ये ब्रिटिश चालू लोग तो ऐसे ही करते थे हर चीज़ में। उनको प्रिंसली स्टेट्स, अब काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स तो मान गए कि चलो ठीक है इंडिया के साथ ही जाएंगे, कोई नहीं माना तो उनको समझाना पड़ा। लेकिन हैदराबाद का तो जो निज़ाम उस्मान अली खां था, वो तो एकदम अड़ गया कि नहीं, हमको तो आज़ादी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब इसके बाद क्या होता है कि ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि है ना, हैदराबाद ने तो यहाँ पे स्टैंड स्टील एग्रीमेंट भी साइन किया था। मतलब स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन करना क्या होता है कि है ना, ये मतलब उसके साथ प्रूफ हो जाता है कि आप भारत से जुड़ गए हो, ऐसा उसके में बोला जाता है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में। तो अब उसके तहत क्या होता है कि अब भारत से तो जुड़ने की बात होगी, लेकिन हैदराबाद में तो
साइन ही नहीं किया इस चीज़ को। हैदराबाद को तो ये था कि नहीं, हमको तो आज़ादी के सिवा तो कुछ नहीं चाहिए। काफ़ी टाइम तक तो इसी बात पे अड़ा रहा। तो अब देखिए क्या होता है कि वैसे मैं हैदराबाद मान नहीं रहा था, तो अब क्या हुआ उसके बाद कि अब हैदराबाद में भी ऐसा था ना कि 85% जो मेजोरिटी में लोग थे वो हिंदू थे। 85% वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन थी मेजोरिटी में। और जो वहाँ का जो नवाब था उस्मान अली खान, वो मुस्लिम था। तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। तब पाकिस्तान के साथ इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसको लगा कि जब कश्मीर में फिर है ना वो हैदराबाद क्योंकि कश्मीर भी है ना पाकिस्तान के साथ जा रहा है। उस समय मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए नहीं किया कश्मीर को लेके भी, क्योंकि पाकिस्तान हवाला दे देता फिर कि अगर हैदराबाद अगर कश्मीर को लेके अगर कश्मीर हैदराबाद में अगर हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है अगर इतनी, और उसको अगर इंडिया में मिलाना चाहता है अगर, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। पाकिस्तान तो ऐसे बोलता है क्योंकि वहाँ पे तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वो, तो ये हवाला दे देता पाकिस्तान। तो इस वजह से क्या हुआ कि मिलिट्री ने कुछ वो नहीं किया, क्या बोलते एक्शन लिया नहीं उस समय। सरदार पटेल ने भी काफ़ी चीज़ें की। अब देखिए जब ऐसी बात होती है तो सबसे पहले तो क्या होता है, उस समय भी हैदराबाद के साथ वो कासिम रिजवी हो गए, इसमें बहुत सारे ने इसके रजाकार होते थे। रजाकार एक बार मैंने बताया था ना, बांग्लादेश में एक तरीके की गाड़ी होती है जो वहाँ पे जो 1971 में, सेम हैदराबाद में भी वही हुआ। वो रजाकार जो थे, ये उस्मान अली ने एकदम अपनी सेना बना के रखी हुई थी, आर्मी बना के रखी हुई थी कि है ना कोई भी अगर भारत के साथ जाने की बात बोले या उसके खिलाफ बोले वहीं तो उसको उड़ा देते थे। बहुत सारी औरतों के साथ बलात्कार करना, ऐसे ऐसे बहुत सारी ब्रूटल चीज़ें हुई थी उस वजह से। तो अब ऐसे में क्या होता है कि अब देखिए अब ऐसी चीज़ें होती है तो बातचीत से मामला सुलझाया जाता है। तब ये जो इसका प्राइम मिनिस्टर होता है जयकरी, वो जाता है सरदार पटेल से मिलने के लिए दिल्ली। अब दिल्ली जाते, और ये दिल्ली गया था ना, तो ये सरदार पटेल से समझौता करने के लिए नहीं गया था, ये धमकी देने गया था सरदार पटेल को कि हैदराबाद आपके पास नहीं आएगा, जो करना है करो, नहीं तो हम यूनाइटेड नेशन में चले जाएंगे। तो फिर ऐसे करके इसने यूनाइटेड नेशन जाने की धमकी दे दी। अब काफ़ी समय से काफ़ी कोशिशें की जा रही थी, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का साइन किया गया। तो सरदार पटेल ने क्या बोला कि ठीक है, अब 1 साल तुम सोच लो, 1 साल का तुमको समय दिया जाता है। अब 1 साल का समय दिया जाता है, 1 साल में तुमको सोच लो, लेकिन 1 साल के बाद तो भारत से मिलना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। पटेल ने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया, सरदार पटेल ने, कि कुछ भी करके पाकिस्तान के साथ तो नहीं जा रहे। अब इधर जो ये था क्या बोलते, ये लियाकत अली जो, और उस्मान अली खान, फिर जो इसका कासिम रिजवी तो उससे भी बड़ा गुंडा था। कासिम रिजवी ने भी है ना अलग से आर्मी बना रखी थी। इसमें भी है ना अलग अलग लोग होते थे ऐसे रजाकार वगैरह, उन्होंने भी लूट मार मचाई, बहुत कुछ अलग अलग कत्लेआम किया हैदराबाद में। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ हो गया। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि है ना हैदराबाद में तो ये सब हो ही रहा था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चल रहा था, बातें तो हो ही रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को भी है ना बोला गया कि ये हमको अपने राज्य में अधीन कर दो। नेहरू ने काफ़ी समझाने की कोशिश की। अब लियाकत अली तो ऐसा था, वो मानने को ही तैयार नहीं था। पाकिस्तान के पास जाना है तो पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे, जो उस्मान अली खां था। अब ये तो काफ़ी अमीर था, ये बहुत पैसा था इसके पास, तो इस वजह से उड़ भी रहा था ये। इसने तो यहाँ तक पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए उधार में दे दिए थे कि ले लो 20 करोड़ रुपए हमसे, कि है ना ऐसे करके कुछ नहीं तो पाकिस्तान तो हमारी हेल्प कर ही देगा। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि ठीक है, काफ़ी टाइम तक एक्शन लेने की बात हुई। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो अब काफ़ी टाइम के बाद तो अब ख़त्म होने वाला था। अब ख़त्म होने वाला था, इसलिए ख़त्म होने वाला था, 1 साल तो हो गए थे पूरे पूरे। अब वहाँ का जो नवाब था, नवाब को तो समझ में आ गया था कि है ना कुछ भी करके क्या बोलते, अब ये साइन जो एग्रीमेंट है ये तो ख़त्म हो चुका है, अब तो मिलिट्री एक्शन होगा इंडिया की तरफ से। तो फिर अब और सरदार पटेल उससे पहले भी मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे तो है ना नेहरू और माउंटबेटन का बीच में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हो जाता था। वो आके बीच में टांग अड़ा देते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस वजह से कुछ हो नहीं पाता था।
तो अब उस वजह से हो नहीं पाता था। तो क्या हुआ कि अब ऐसे करके फिर क्या हुआ कि अब ठीक है, सरदार पटेल के पास अब ये जाता है बात करने के लिए, लेकिन अब सरदार पटेल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होते हैं। अब सरदार पटेल को जब पता होता है कि है ना कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने सरदार पटेल ने जनरल के एम करियप्पा से एक छोटी सी मीटिंग रखी। मीटिंग में इतना पूछा कि अगर पाकिस्तान की आर्मी अगर भारत पे हमला करती है हैदराबाद को लेने के लिए, तो इंडिया इसके लिए तैयार हो सकता है। के एम करियप्पा का एक शब्द था हाँ। ये एक शब्द में उन्होंने कहा, लेकिन पटेल इसके लिए मान गए कि चलो ठीक है, के एम करियप्पा अगर बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। ऐसे करके फिर पूरी मिलिट्री से आर्मी की तैयारी हो जाती है, पूरी मिलिट्री की, सबको हैदराबाद भेजने की कि है ना कैसे भी करके पाकिस्तान को लेके आओ। अब पाकिस्तान में भी क्या होता है कि अब जैसे नेहरू से भी अब वो नहीं पूछते इस बारे में। अब नेहरू, क्योंकि अब पता ही है नेहरू तो बोलेंगे कि नहीं यूनाइटेड नेशन में फिर वो मामला चला जाएगा ऐसे वैसे करके। तो हो सकता है अब नेहरू की, इसलिए पटेल ने नेहरू से भी नहीं पूछा इस बारे में कि ये मामले को कि मिलिट्री एक्शन करना सही है कि नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने भी मना कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ठीक है, अब 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है। अब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, तो उस वजह से पाकिस्तान शोक में डूब जाता है। उस वजह से अब पाकिस्तान फिर है ना, उस वजह से अगर हैदराबाद में अगर अब भी कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। पाकिस्तान को ऐसा होगा फिर कि पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं, और पाकिस्तान अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर पता ही है कि मिलिट्री एक्शन होगा ही, और है ना हैदराबाद को तो आना ही पड़ेगा ऐसे करके। तो फिर का सरदार पटेल क्या करते हैं, जो अपनी आर्मी है सबको पाँच टुकड़ियों में बांट देते हैं। एक तो कैवेलरी होती है, कैवेलरी मतलब घुड़ सेना जो होती है वो, फिर जो पैदल सेना, फिर आर्मी जितने भी होते हैं एक तरफ से मेजर जनरल ए रुद्रा, फिर जे एन चौधरी, जैसे अलग अलग सोल्जर्स को सब जगह को, कोई वेस्ट साइड से विजयवाड़ा से और इधर से अटैक करता है, फिर इधर से कुछ ना कुछ होता है। वो 13 सितंबर से लेके चलते हैं, लेकिन काफ़ी कैजुअलिटी भी होती है इसमें, कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। आम लोग भी इसमें मारे जाते हैं कई जगहों पे। कुछ जगहों पे तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है अब नुकसान बहुत इसमें, क्योंकि अब देखिए अगर ऐसा कोई बड़ा काम होगा तो इसमें आम लोग तो पिसेंगे ही। अब अगर पहले से अगर कुछ अगर मिलिट्री का एक्शन होगा, लेकिन वही था कि अब करने के लिए ज़रूरी था तो ऐसे करके। और सरदार पटेल क्या होते हैं कि सरदार पटेल इसको ना मैंने कोई आर्मी से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं बोलते, ये पुलिस एक्शन ही बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर मिलिट्री एक्शन का अगर बोल दिया इस बारे में कि मिलिट्री ने एक्शन किया है, तो इस वजह से फिर या तो यूएन इसमें कोई टांग अड़ाएगा, या तो फिर है ना ब्रिटेन या यूके जैसे कोई आके कुछ बोलेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो ऐसे करके सरदार पटेल ने मना कर दिया, फिर वो पुलिस एक्शन ले लेते हैं। इसमें कुछ सोल्जर्स को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया जाता है, पहली बार दिया गया था इसी में अशोक चक्र। ऑपरेशन पोलो भी सबसे पहले दिया गया था। अब उसके बाद जब ये होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब 13 से लेकर 18 सितंबर को अब सबको क्या बोलते हैं, सबको ठोक पीट के बराबर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हो जाता है, फिर 18 सितंबर को जो आर्मी होती है निज़ाम की, वो निज़ाम जो होता है हैदराबाद का, वो इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर देता है। अब क्यों सरेंडर कर देता है? अब उसके पास कोई लड़ने का ऑप्शन नहीं होता है, पाकिस्तान से कहीं से भी हेल्प मिलने वाली नहीं होती है, क्योंकि जिन्ना की डेथ हो चुकी है तो पाकिस्तान वैसे ही शोक में डूबा हुआ है, तो कुछ होना जाना था नहीं। तो ऐसे करके हैदराबाद को इधर लेके आया गया ऑपरेशन पोलो लॉन्च करके। फिर हैदराबाद ऐसे करके इंडिया में आ जाता है, फिर रेडियो पे भी बोल दिया जाता है कि हैदराबाद यहाँ पे आ गया। और तब से हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, हर साल 17 सितंबर को, क्योंकि 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ था ना। तो ऑपरेशन पोलो फिर लॉन्च हुआ था, और उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी जो पार्टी होती है, फिर जो ये यहाँ का जो लीडर होता है जो कासिम रिजवी होता है, ये भी काफ़ी कुछ किया होता है इसने। तो कासिम रिजवी पे भी मुकदमा चलता है, लेकिन कासिम रिजवी को फिर बाद में फिर वो ज़मानत लेने की अपील करता है। तो कासिम रिजवी को इसी वजह से बोला जाता है, एक शर्त पे बोला जाता है कि तुम पाकिस्तान जाओगे, वैसे करके है ना। फिर पाकिस्तान में फिर है ना निकाल दिया जाता है, उसको जेल से छोड़ दिया जाता है, सब मुकदमे वापस चलते रहते हैं, लेकिन उसको
बोल दिया जाता है कि जाओ पाकिस्तान में जाओ, ऐसे करके बोल दिया जाता है, ऐसे करके उसको निकाल देते कासिम रिजवी को। और सोचिए इस गुंडे को पाकिस्तान जैसे देश में पनाह दी थी, और इसी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में निकाल दे दिया जाता है, जितनी भी कैजुअलिटी होती है सबके बारे में बता दिया जाता है कि कोई सरदार पटेल बोलते कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन हैदराबाद के इस बारे में, हैदराबाद तो आ जाता है इंडिया के पास। अब हैदराबाद इंडिया के पास आ जाता है, और इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों दिया गया, अभी ये भी बता देता हूँ। ऑपरेशन पोलो इसलिए इसको बोला गया क्योंकि जो हैदराबाद का जो उस्मान था, मीर उस्मान अली खान, ये है ना जो हैदराबाद में ना इसके पोलो के 17 पोलो के मैदान थे पूरी दुनिया में, और जिसकी शान शौकत में 4 चांद लगाते थे वो। तो इस वजह से इसको नाम दे दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऐसे करके ये जो निज़ाम होता है ये तो बच जाता है, इसको ये इंडिया आ जाता है। हालांकि ये बाद में राज्यसभा से भी चुन के आता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी राज्यों को बना दी थी। लेकिन सोचिए इतने पहले अगर इसने इतना नाटक किया कि हमको पाकिस्तान के साथ जाना है, अगर पाकिस्तान के साथ अगर सरदार पटेल अगर उस समय कोई एक्शन नहीं लिए होते, अगर प्रिंसली स्टेट अगर कोई अलग हो जाते या एक साथ नहीं मिले होते, तो आज क्या बोलते अपन कि अगर कहीं अगर किसी को मान लीजिए अगर दिल्ली से हैदराबाद जाना हो तो लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली देश से कानपुर चले, कानपुर से झांसी देश से वीज़ा लिया, ऐसे अलग अलग तरह से वीज़ा लेना पड़ जाता, फिर ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाती, वीज़ा लेना पड़ता, फिर वो समझ लीजिए एक देश के जैसे ही होता, फिर अलग अलग जैसे एक राज्य नहीं होता पूरा। तो इस वजह से फिर कासिम रिजवी को भी निकाल देते, पाकिस्तान भेज दिया गया, हैदराबाद तो फिर इंडिया के पास आ जाता है। ऐसे करके निज़ाम सरेंडर कर दिया, पूरी आर्मी ने, भारत के 66 जवान शहीद हुए और 96 घायल भी हुए, ये भी बता देता हूँ। तो ये था ऑपरेशन पोलो के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबा दें साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें।